हवेलियां ऐसी कि अगर आपने सिर उठाकर देखना शुरू कर दिया तो नज़रें नीचे नहीं होंगी। कलाकारी ऐसी कि पूछिए मत। लेकिन इस पूरे मोहल्ले में ऐसी ऐसी हवेलियां हैं, कौन इनको बनवा गया, और अरबों की हवेलियां जिनमें आज कोई रहने वाला नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे और ललन टॉप की टीम चुनाव यात्रा कवर कर रही है। और आप जानते हैं कि चुनाव यात्रा कवर करते करते हम आपको उस इलाके की परिदृश्य को समझाते हैं। ये तमाम इमारतें हैं जो वक्त के थपेड़ों की मार लिए कुछ गर्दिशों में जिए जा रही हैं और कुछ सिसक रही हैं। नायाब सी पेंटिंग है, नायाब सा आर्किटेक्चर है, और आर्किटेक्चर भी ऐसे कि आज के इंजीनियर भी हैरान हो जाएं कि आखिर ये बना कैसे है, और अगर बनाना चाहें तो वो बना ना पाएं। तो सर, इस इलाके को चूरू में, ये खास चूरू शहर के अंदर है हम? खास एकदम पुराने चूरू के शहर के अंदर है। इसमें दो भाग है, एक तो जैनियों का भाग है और दूसरा अग्रवालों का भाग है। तो अपन अभी जैनियों के भाग में है, जो ज़्यादातर खाली पड़ा है। ये मान लीजिए कि आपके 1820 से लेकर के और 1945 तक यहाँ 5-6 तरह की बिल्डिंग्स बनी। ज़्यादातर हवेलियाँ थी, मंदिर थे आपके। कितनी हवेलियां होंगी इस पूरे इलाके में? चूरू में अगर पूरी देखें तो करीब 250 ऐसी बिल्डिंग्स है जिनको आज संरक्षित किया जाना जरूरी है। चूरू में यहाँ के जानकार, यहाँ के इतिहासकार जो लोकल हैं और अच्छे गाइडेंस रखने वाले, इस पर हवेलियों पर और इतिहास पर अच्छा काम करने वाले अरविंद शर्मा जी हैं। उनके भाई रविंद्र शर्मा जी हैं, जिनका काम 2000 से ज़्यादा हवेलियों पे है। हम चूरू आए तो हमारे लिए बड़ी दिलचस्पी का विषय इसलिए हो गया कि इतनी बड़ी बड़ी अरबों की हवेलियां हैं, लोग मर जा रहे हैं, 2 कमरा नहीं बना पा रहे हैं, और यहाँ अरबों की हवेलियां बनी और खाली हैं। खाली है, कोई रहने वाला नहीं है। एक ऐसा इंद्रधनुष था। 1820 से लेकर के 1945 तक ये हवेलियाँ बनी। 5-6 तरह की और भी बिल्डिंग बनी, और यहाँ के जो सेठ थे पहले दूसरी जगह से आकर के यहाँ बसे। पर आपके 19वीं शताब्दी बड़ी मुश्किल थी, तो यहाँ कुछ ज़्यादा मिला नहीं उनको। तो ये लोग गए आगरा, दिल्ली और बाद में कलकत्ता और बिहार और उस तरफ गए। वहाँ उन्होंने व्यापार किया और ये वो लिंक हो गए। उन्होंने इम्पोर्टेड सामान खरीदा, लोकल लोगों को बेचा, और लोकल कच्चा माल खरीदा और अंग्रेज़ों को बेचा। तो अब मैं सर जो है उनके बारे में भी बात करेंगे। इन इमारतों के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके की पेंटिंग्स हैं, जिस तरीके की कारीगरी है, जिस तरीके का आर्किटेक्ट है, उसके बारे में, और जो क्या अलग अलग अंतर क्या है। जैसे ये हवेली है तो ये एक अलग तरीके की है, लेकिन मुझे कुछ जानकारों ने बताया कि अगर आप यहाँ की पेंटिंग्स देख लो तो इतिहास को पढ़ और समझ सकते हो। बिल्कुल, हर चीज़ है, धार्मिक से लेकर राजनीतिक, यथास्थिति, पौराणिक से लेकर के हर तरह के चित्र है। और इसके बाद में जो ही आपके विदेशी आए, जिनमें खासतौर से ब्रिटिश आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, तो जो भी वो प्रिंटेड मटेरियल लाए अपने साथ में, वो इन लोगों ने देखा, यहाँ के पेंटरों ने, और वो भी इसके ऊपर दीवारों के ऊपर। ये इमारत कब बनी होगी? ये आपके 1935 की है, ये सबसे बाद में। और ये सामने जो है ये 1940 ये 1940 की है। और उसमें जिसमें हम गए थे, जिसमें बहुत सारे गेट थे, वो 1870 है। वो बड़ी आश्चर्यजनक है। उसको हवा में, कहानी उस हवेली, हवा महल बोलते हैं चूरू का। 1100 से ज़्यादा खिड़कियाँ और उसके अंदर दरवाजे हैं। 2 भाइयों का अंदर वाले कोर्टयार्ड 2 हैं। और इतना पैसा था कि वहाँ पर जैसे दूल्हा आता है तो वहाँ घोड़ी पर नहीं आता था, वो हाथी की सवारी करके आता था। इसलिए इतने बड़े बड़े गेट छोड़े हुए, ये विशेष बात है। तो वो जो है जिन्होंने बनाया इसको, वो चले गए यहाँ से। वो अब आजकल वही बात हो गई 1945 के बाद में। और जो ही एक नया युग आया जिसके अंदर लेफ्ट इम्पोर्टेंट होता गया, हम समाजवादी होते गए, जिसमें हमें ये सिखाया गया कि ये जो इमारतें हैं ये हमारे शोषण करता है। जबकि यहाँ पर शेखावाटी में ये चीज़ एकदम उल्टी थी। इन बिल्डिंगों के कारण से ही लोग बागों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ये शोषण करता नहीं थे, कभी भी शोषण करता नहीं थे। इन्होंने समाज के लिए बहुत किया, स्कूल्स, कॉलेजेस, औषधालय, सब कुछ इन्होंने स्पॉन्सर किया, और आज भी यही बात याद रखते हैं। अच्छा, अब सर मैं जरा इनकी जो बनावट है उस पर हम लोग आते हैं। और इस तरीके की इस पूरे इलाके में दर्जनों मुझे अब तक हवेलियाँ दिख चुकी हैं। अब जैसे ये हवेली है, इस पर मुझे पेंटिंग नज़र आ रही हैं, और उस पेंटिंग्स में अगर मैं देखूं तो वहाँ गाड़ी बनी हुई है, रोल्स रॉयस है। हाँ, रोल्स रॉयस एकदम। घोड़े पे सवार कोई राजा है। हाँ, राजा है। बाद में गंगा सिंह जी है जो बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे। अच्छा। तो राजे महाराजे, ये सबसे बढ़िया, इस फैमिली के पास में रोल्स रॉयस थी। तो
तो इसलिए उन्होंने अपना बार बना दिया। आगे देखें तो महाराजा रणजीत सिंह जी की भी बनी हुई है पोर्ट्रेट, अंग्रेजों की पोर्ट्रेट बनी हुई है। साथ में इधर देखिए आप, तो ये देखिए पूरा फिल्मी सितारे अशोक कुमार और देविका रानी भी आपको ऊपर मिलेगी, ऊपर की तरफ देखें तो। अच्छा। ये देखिए आप ध्यान से, तो ये पुरानी फिल्मों के हैं। फिर ये डायमेंशन आ गए, यहाँ दिखा रखा है बीकानेर का ये जो आपके अजमेरी गेट जैसे गेट है जयपुर के, उनकी कॉपीज करने की चेष्टा करी, जैसे चांदपोल लिखा हुआ है इसके ऊपर देखिए। फिर आगे रवि वर्मा जो लेडी इन द स्विंग, तो वो जो प्रिंट्स आए उनकी भी उन्होंने कॉपी करनी शुरू कर दी। तो वो सब अपना उकेर देते थे। और उस जमाने में ये टाइल्स वाइल्स जो लगी है कहाँ से? वर्मा, यहाँ के बहुत सारे परिवार कलकत्ता ही नहीं गए, इससे आगे भी साउथ ईस्ट में चलते गए। तो वर्मा में मांडले और रंगून यहाँ के व्यापारी खूब गए, वहाँ व्यापार किया। तो ये ज्यादातर टाइल्स है वर्मा की आई, और चाइना की भी बनी हुई थी, जापान की भी बनी हुई उस जमाने में। उस जमाने में। और ऐसे ही जब हम ये इस इलाके में बढ़ रहे हैं, तो ये जो दरवाजे हैं इसके 2 फाटक वाले, और कई जगह वहाँ बड़े बड़े दरवाजे हमें दिखने को मिले। तो ये सब उस जमाने में कहाँ से आया था? जितना बड़ा दरवाजा होगा, प्रेस्टीज का सवाल है। अच्छा। प्रेस्टीज का सवाल था। देखिए पीतल का बना हुआ है, यही लोकल मेड है। अब आप ये देखिए कितने खाती जिसको बोलते हैं वुडवर्क। ये मेन गेट है। हाँ, मेन गेट ये है। अभी तो कोई रह नहीं रहा है, अभी ताला लगा हुआ। तो ये पोर्ट्रेट्स है, सारे सेट होंगे। आप ऊपर देखेंगे तो ये सागर जी, मल जी, वैद और इनकी फैमिली की सारी पोर्ट्रेट। बीच में आमतौर पर गणेश जी है। वैसे कई जगह पर आपको गणेश जी की जगह जैनों का जो सिंबल है, एक अलग तरह का स्वस्तिक है डमरू जैसा, वो भी मिलता है आपको कई जगह पर। बहुत सारी जगह पर ये चीजें भी मिलती जाती है। और इधर देखें तो शिव जी है, इधर शिव जी बैठे हैं, ध्यान से देखिए तार के पीछे जो दाढ़ी वाले हैं। तो ये सब राजा रवि वर्मा का जो स्टाइल था, कैलेंडर आर्ट, जो कि 1900 के आसपास डेवलप हुई थी, ये सारी की सारी उनकी कॉपी ज्यादातर करने की चेष्टा करी उन्होंने। जैसे कपड़े हैं, पहरान है, तो ये आपको यहाँ का लोकल नहीं। ये फैमिली फोटो भी बना रखी है ऊपर पेंटिंग। हाँ, ये पोर्ट्रेट्स है। मतलब एकदम ऊपर देखेंगे तब भी ऊपर ओनर्स की फोटोज लगी। ये बीच में गंगा सिंह जी है महाराजा बीकानेर। ये इनकी मूछ और खास तरह का जो साफा है, उनसे आपको बहुत ज्यादा प्रभाव मिलेगा। और इसमें नाम भी लिखा हुआ है, पन्ना लाल जी साबिर जी बैद। हाँ, ये फैमिली का नाम है इनका। अच्छा, तो इस तरीके। अच्छा, ये अंदर से देखने में कैसी हैं हवेलियाँ? अंदर बहुत सुंदर है। अंदर से जाएंगे तो 2 कोर्टयार्ड है। बाहर का जो कोर्टयार्ड रहते हैं, हम आगे भी देख लेंगे। हिसाब से बैठक हो गई, बाहर की तरफ बैठक हो गई। आजकल पहले तो अंदर जाने देते थे, आजकल क्या है कि भूमाफिया का मामला आ गया, इसलिए एंट्रेंस केयर टेकर छोड़े हुए हैं, वो हमारे को अंदर अलाउ नहीं करते आजकल। पर 2 कोर्टयार्ड्स हैं। बाहर वाला जैसे फॉर्मल हो गया, जहाँ आए गए बैठक है, बैठक में बैठने वाले हो गए। और अंदर का जो कोर्टयार्ड है वो प्राइवेट हो गया, उसके अंदर किचन और अपार्टमेंट्स है। और इस तरफ आप देखेंगे, ये भी वैदों की है पूरी, पर इसकी साइज देखिए आप, 6 मंजिल, ऊपर से एकदम से 6 मंजिल तक जा रहा है मामला। ये बहुत खूबसूरत है। अंदर इतने बढ़िया कमरे हैं, आला गिला टेक्निक से, और ये सारी बनी है। अब आप ट्रेन का फ्रीज देखेंगे, सारा राइट से लेफ्ट तक पूरी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी तो यहाँ 1930 के आसपास आई, पर इससे पहले ही जो फोटोग्राफ है, इन्होंने सोचा कि भाई कलकत्ते में रेलगाड़ी आ गई, तो इन्होंने रेलगाड़ी का चित्रण कर दिया। और ये जो बाहर की तरफ बड़े गेट हैं, तो आवागमन के साधन के लिए ये रथ होते थे, जो बैल से और ऊंटों से खींचे जाते थे, उनके ये गैरेजेस थे बाहर की तरफ। अन्यथा ये आपके फ्यूल हो गया, लकड़ी हो गई, गोबर का फ्यूल हो गया, थेपड़ी हो गई, और जो फोडर था पशुओं के लिए, उनके लिए स्टोरेजेस बाहर की तरफ से हो गए। पूरे उसमें पेंटिंग में रेलगाड़ी बना रखी है। रेलगाड़ी एक फ्रीज आ गई, ये खिड़कियां बना रखी कई सारी। बाकी खिड़कियां पुरानी, सबसे पुरानी हवेलियों खिड़कियों की साइज छोटी थी। जो पैसा ज्यादा बढ़ता गया, स्टाइल और ज्यादा फ्लेमोंट होती गई, ज्यादा डेकोरेटिव होती गई। और ये सर जैसे ये इस तरीके की आर्ट है और इस तरीके का धन और वैभव था लोगों के पास, तो ये ऐसा है कि ये राजा का नहीं था, ये व्यापारियों का था। ये बड़ी विशेष बात है। बाकी राजस्थान में आप देखेंगे तो हम आपको राजा महाराजाओं की, आपको वीरता की कहानी और ये मिलेगी। ये क्षेत्र 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर मर्चेंट क्लास जो है वो बहुत प्रोमिनेंट थे, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और एक समय ऐसा था 1947-48 के बाद में 50 का दशक तक कि 61% तक की जो इकोनॉमी है वो यहाँ के लोगों के हाथ में थी। और अब धीरे धीरे मारवाड़ी जिनको बोलते हैं, पर ये मैंने अभी पहले भी थोड़ा सा उदाहरण है कि इतनी बुरी
छवि में दिखाया गया मीडिया के थ्रू, क्योंकि हम समाजवादी होते गए तो इसलिए जरूरी था। तो अब हर तरीके से पैसे वाले जो सेट मतलब जो वेल्थ क्रिएटर है ना, उनको घृणा करना है, ये आम जन का बड़ा जोरदार। हम ये माने कि ये लोग अपने जमाने के अदानी अंबानी इस तरीके के पैसे वाले लोग हुआ करते थे जिन्होंने इसको बनाया, ऐसा? ये तो उनका रेजिडेंस था, लेकिन उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किए, समाज कल्याण के। गेस्ट हाउस बनाए, धर्मशाला कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी, ताकि शादी विवाह हो और वहाँ के लोग आके वहाँ ठहर सके। बारात 2-2 3-3 दिन तक रहती थी। वो हो गया। पीने के पानी के लिए बनाए, कुएं बनाए और जोड़े बनाए। और यहाँ चूरू से जैसे रास्ते में 5 कोस दूर, 3 कोस दूर, 5 किलोमीटर दूर वहाँ पे जोड़े मिलेंगे, जहाँ पे इस इमारत के पुराने होने की मतलब ये बात आपकी है कि उन्होंने काम किया। मैं इस इमारत पे भी एक चीज़ पे नज़र गई कि इसमें जनसंघ के उम्मीदवार दिया का जो है निशान है, जब 1984, और ये इमारत तो खैर उससे, हाँ, उससे पहले का है ये तो। भाई पहले चुनाव प्रचार में पोस्टर वगैरह थे नहीं, तो वो स्टेंसिल मेटल का रखते थे और वो करके और हिरमच ओकर से और पेंट कर देते थे। तो ये इनका प्रचार का साथ। ये वैद निवास है सेठ धनराज वैद का, और 1900 में लिखा हुआ बना हुआ। अब इसमें विशेष चीज ये है कि ये जो पेंटिंग आप दरवाजे के नीचे देख रहे हैं, ये दरअसल कागज की पेंटिंग है। अच्छा। और इनके ऊपर इन लोगों ने कांच फिट कर दिया, कांच लगा दिया, जिससे ये आपके धूल और बारिश से खराब नहीं हो। पर कुछ टूट भी है, जैसे ऊपर देखेंगे वहां भी कांच लगाया हुआ है, ग्लास लगाया हुआ है ऊपर, पर फिर भी नीचे से कुछ टूट गया। आप आराम से देख सकते हैं। मेम साहिब इसमें मैं देख रहा हूँ सरस्वती माता की जो है पेंटिंग है, यूरोपियन किसी, ये लेडीज, ये देखिए दोनों तरफ मिलेंगी। और इन वाली में काफी में है, यूरोपियन कैरेक्टर्स खूब है। इधर देखिए ये भी आपको मिलेंगे सारे के सारे। अब इन्होंने तोड़ दिए। अब क्या हो ये रहा है? अब इसका एक तरीके से आप देखेंगे तो क्षरण हो रहा है। मैं उसमें वाली जब बहुत क्षरण। अंदर हवेली में गया क्षरण हो रहा है। तो वो हवेली भी एकदम जर्जर सी, वीरान सी हो रखी। अच्छा, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए हम बता दें कि ये वो इलाका है जहाँ से बिरला निकले, जहाँ से गोयनका निकले, जहाँ से पिलानी निकले, और भी तमाम जो है बड़े बड़े बिजनेस। जयदयाल जी गोनका जो गीता प्रेस के जो हैं वो चूरू से ही हैं। उनकी बहुत पुरानी 1840 की सबसे पुरानी हवेली यहाँ पर है, जयदयाल जी गोनका की यहाँ पर। अब ये पुरानी हवेलियों के बीच थोड़े थोड़े नए नए घरों ने ले लिए, लेकिन फिर भी ज्यादातर पुराना कंस्ट्रक्शन है। हाँ, ज्यादातर ये पार्ट। अब देखिए यहाँ पुरानी बिल्डिंग थी, अब उन्होंने खरीद करके स्मैश कर दिया। अब नई ये कंक्रीट की बिल्डिंग आने शुरू हो गई। तो धीरे धीरे ये जो पुराने शहर का इधर देखेंगे अलग है, अचानक इधर आ जाएंगे तो एकदम से अलग हो जाएगा अपना मामला। अंदर और भी हवेलियां हैं। हाँ, आइए आइए, अंदर ऐसे चलते हैं पैदल ही, आइए। तो ये जो सर ये जो इलाका है, इसमें वो बिजनेसमैन क्लास जो थी, हाँ जी। वो आपके मुताबिक 80s के उपरांत आई, 1845 के उपरांत, 1820 के बाद ये 20 के बाद। 20 से 45 तक था ना, ये स्वर्ण युग था इस एरिया के लिए। जब कंस्ट्रक्शन होता गया, 100 साल तक कंस्ट्रक्शन हुआ, जिसने लोहारों को, लकड़ी के काम वालों को, पीतल के काम वालों को और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इतना ज़्यादा काम मिला, इतना ज़्यादा 100 साल तक कंस्ट्रक्शन। सोचिए, ये सारे के सारे शहर है उसी वक्त बने, कुएं बने, मंदिर बने, पेंटर्स आए। शुरुआत में हालांकि पेंटर्स बाहर से आए, जैसे बीकानेर और जयपुर से आए। तो सबसे पुराना जो पेंटिंग का काम था बढ़िया, वो तो उन लोगों का किया हुआ था। फिर लोकल जो चेजारे थे, जो मेसन्स थे, उन लोगों ने वो काम सीख लिया। और यहाँ पर तो यहाँ एक खास बात है, आप क्वांटिटी ऑफ पेंटिंग देखिए, अंदर बाहर पूरी की पूरी बिल्डिंग पेंटिंग्स है। तो हम कह सकते हैं कि दुनिया में ये एरिया, मैं सारी दुनिया में घूमता हूँ, तो पर यहाँ जो देखिए आप कि सारा का सारे शहर के शहर पेंटिंग से भरे पड़े हैं, भित्ति चित्रों से। ये अपने आप में यूनिक है। पर्यटक आने शुरू हो गए, हालांकि चूरू में कम आ रहे हैं, बाकी मंडावा, नवलगढ़, फतेहपुर में बहुत टूरिस्टों की भरमार होनी शुरू होगी। नया एरिया शुरू हुआ है, एक नया सेक्टर शुरू हुआ है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलना शुरू हो गया है, और हर तरह की ये एक अच्छी बात हुई है। ये जैसे अब एक हवेली ये दिख रही है, खीवकरण जी महाल चंद जी भांटिया चूरू, ये उनका होगा। हाँ, ये उनका। तो ये अभी भी उन्हीं के नाम पे वो लोग आते हैं कभी कभी, जैसे शादी ब्याह हो गई और इनके महाराज आते हैं, तब इनको आना पड़ता है। इसीलिए ये अच्छी तरह इनके मेंटेन्ड है, अंदर से बहुत हवेलियाँ मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड भी हैं, क्योंकि वो साल में ये उससे भी पुराना कंस्ट्रक्शन है क्या? ये नहीं है, ये 1900 के आसपास का। अच्छा, मैं आपसे बातचीत कर रहा था जब कैमरे के पीछे,
तो मैं देख रहा था कि आप कलर देख के बता दे रहे थे कि अरे ये सिटी 70s में बनी है, क्या है वैसे, कैसे इसमें कलर का क्या हुआ कि पहले जो पुरानी बिल्डिंग्स है, सबसे पुरानी बिल्डिंग्स है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, तब हर्बल और मिनरल कलर्स यूज होते थे। फिर 1857 में जब नील जो थी, नेचुरल नील थी, जो ब्लू था, वो शॉर्टेज में हो गई, तो जर्मनी के अंदर जो केमिकल नील है उसका इन्वेंशन हो गया, उसका आविष्कार हो गया। तो वो अल्ट्रामरीन ब्लू है, वो अपने टेक्सटाइल को डाई करने के लिए इस एरिया में आना शुरू हो गया, इंडिया में आना शुरू हो गया। तो वहाँ अपने ईस्टर्न इंडिया से यहाँ आना शुरू हो गया। तो बाद में जो नीला रंग से शुरुआत हुई, बाद में लाल और दूसरे रंग से है वो केमिकल शुरू हो गया। तो फिर अचानक ये कलरफुल और ज़्यादा ब्राइट हो गए, और ज़्यादा ब्राइट हो गए, परमानेंट हो। अच्छा, जैसे ये भी एक हवेली उसी तरीके की थी, तो ये इस पे लिखा हुआ है श्री मानू सेठ सोनलाल जी बांटिया। हाँ जी, ये भी उसी तरीके की हवेली हाँ है। पूरा इसी तरह। और ये कब बनी होगी आप बता सकते हैं? ये आपके 40 है, 1940 के, 1940। बहुत बात की है। अच्छा, उससे भी पुराना कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे? ये देखिए आप, कोने वाली है ना, ये जो थोड़ी जर्जर सी हो रखी है, 55, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ये 1855 की है। इसमें 1855 की है। 1855 की है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है। इनकी तो कई है, ये आपके खिड़कियाँ भी पुरानी होंगी, निकल गई। सामने वाली बिल्डिंग है, ये भूमाफिया के हत्थे चढ़ गई, बेच दी। जो ओनर्स थे बहुत सारे पार्टनर हो गए, बड़ा मुश्किल काम है जी। हर हवेली के अंदर कोई में 20 पार्टनर हो गए, कोई में 30 हो गए। तो आप और मैं अगर खरीदना भी चाहें तो मुश्किल, बेचना भी चाहें तो बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने डोर फ्रेम, अब ये म्यूनसिपालिटी को बोल देंगे कि भाई ये जर्जर हो चुकी है, हमारी कोई जिम्मेदारी। ये कब बनी होगी? ये 1870 की है आपके, बहुत सुंदर है। मैं जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, ये देखिए, ये 1800 के आसपास और 1800 के पहले का जो आर्किटेक्ट था। अब ये देखिए दीवार कितनी मोटी है, बहुत मोटी है ये, तो ये 27 इंच 32 इंच। फोर्टिफिकेशन था, डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, चोर चकों से बचने के लिए, गर्मी से भी बचत के लिए। पर बाद के अंदर जो ही पैसा ज्यादा आया, स्टाइल फ्लैम्बॉयंट होती है। इधर ये जो है एकदम डेमोलिश हो गया। आप जा चुके हैं इसके अंदर, तो आप बताइए इसके बारे में। हाँ ना, बहुत खराब है, बढ़िया कंडीशन में हालत, लोग रह रहे थे इसमें, किराएदार, और अच्छी थी। फिर जैसे ही इन्होंने खरीदा और कुछ किया तो अगले दिन ही JCB लग गई और इतना कर दिया, फिर स्टे लग गया। तो तब से ये 5-4 साल हो गए ऐसे ही पड़ी है। तो बड़ा दुख होता है इस प्रकार इनको जाते हुए देखते हैं। और ये बढ़िया साइड हो जाते हैं क्योंकि गाड़ियां गुजरे। मटेरियल है सारा, ये लोकल है, और ये गर्मियों में गर्म रहता है, ठंडा। ये उस जमाने की ईंट है, मैं एक आध ईंट देख सकता हूँ? ये तो बाद की है। अच्छा, ये बात की। बात की है, ईंट काम नहीं आती थी। धांधला पत्थर, अच्छा है ना, लाइमस्टोन है, चूना पत्थर, धांधला कहते हैं लोकली। क्या होता है धांधला पत्थर? इसमें से कुछ है? सैंडस्टोन एक प्रकार का है क्या? हाँ, ये रहा, ये देखिए, ये होता है, सफेद वाला। ये सफेद वाला। हाँ ये ईंट का काम करता है। हाँ, ये मजबूत है, पत्थर का काम बहुत मजबूत है। और भाई वो ग्रेनाइट के बाद में ये है, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो हवेलियां हैं, मैं भी जानने में दिलचस्पी है कि उस जमाने में तो लाइट उतनी नहीं होती थी, दिन में तो उजाला होता था, और उसका जो आविष्कार के बाद भी बहुत दिनों बाद तक बिजली पहुंची लोगों के घर, तो कैसे रोशनी होती थी इनमें? अंदर दिए थे। शुरुआत में आपके तिल का तेल बहुत प्रयोग होता था, और उसके बाद में केरोसिन आ गया था। 1880 के आसपास हमारे केरोसिन अवेलेबल हो गया था। तो केरोसिन के लैंप थे। इवन म्यूनिसिपैलिटी है वो बाहर आपके यहाँ प्रोजेक्शन लगा करके लैंप लगाती थी और रोजाना उसके अंदर तेल डालती थी केरोसिन। ये हमारी जिंदगी में हमने देखा है। अच्छा, लेट 60s 70s। मतलब पहले जो है, जैसे अभी बिजली देने का काम सरकार करती है, सरकार का तंत्र करता है, वैसे तेल डालने का काम करता है। उससे पहले ये आपके जो रूलिंग क्लास थे और या ये महाजन लोग थे, सेठ लोग, ये मुझे स्पॉन्सर करते थे। तो ये सारे सेठ चले गए सब, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली? 90% चले गए। एक आध कोई फैमिली का मेंबर यहाँ रह रहा है, बाकी सब बाहर बम्बई। एकदम वीरान है, या तो इन्होंने किसी को केयर टेकर को दे रखा है, या बंद है? केयर टेकर है या बंद है। अभी पार्टनर भी बहुत हो गए ना। एक हवेली में देखें तो कोई में 20 पार्टनर है, 20 भाई, तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन हो रही है। तो एक ये भी दिक्कत है, एक पैसे वाला है, दूसरा गरीब है। एक बोले मैं मेरा ठीक करवा देता हूँ, दूसरा कहता है भाई साहब मैं तो नहीं करने दूंगा, छूने दूंगा। तो ये बड़ी दिक्कतें आ रही है। रिस्टोरेशन में बड़ी दिक्कत आ रही है। फिर भी प्रयास हो रहा है। कुछ बिल्डिंग्स है वो होटल्स में, म्यूजियम्स में कन्वर्ट होती जा रही है। जैसे क्योंकि इस तरह की बिल्डिंगों को तो हेरिटेज बना दिया जा रहा है। बना दिया जा रहा है, पर यहाँ दिक्कत क्या है, बहुत सारी है, इतनी ज्यादा है। 5-4 हो तो ठीक है,
यहाँ बहुत ज़्यादा है। कितनी होंगी चूरू में इतनी सर? चूरू में हवेलियाँ वैसे तो कोई 300-400 कम से कम है। हमने यहाँ पे और जो सर्वे किया था इंडियन नेशनल ट्रस्ट के लिए, तो 2260 तीनों जिलों में, और चूरू में करीब 200 बिल्डिंग्स है। उनमें हवेलियाँ, कुएं, मंदिर, धर्मशाला और आपके जोड़े और गढ़, इन अलग अलग प्रकार की बिल्डिंग्स का सर्वे किया था। तो करीब 304, और हमने जो किया था 200 में, और वो हमारे हिसाब से कि ये बहुत अच्छा उदाहरण है ए ग्रेड की बिल्डिंग माने, तो उनको हमने सिलेक्ट किया, वरना बाकी तो है ही है। ठीक बात है। तो ये बड़ा दिलचस्प है। शहरों में आजकल लोग जो है 2 BHK 3 BHK 4 BHK फ्लैट बना लेते हैं, ले लेते हैं, कमाई से अर्जित कर लेते हैं, तो वही बड़ी बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ जिन्होंने अरबों की हवेलियाँ बनाई वो छोड़ करके चले गए, क्योंकि उनको और अच्छी जगह पे और अच्छा ठिकाना मिल गया होगा। जाहिर सी बात है, व्यापार था उनका। पहले भी पैसा तो बाहर से ही आया ना, पैसा यहाँ व्यापार नहीं था, पैसा बाहर से आया। मंदिर भी बनाए उन्होंने, कुएं बनाए, धर्मशालाएं बनाई, छतरियां बनाई अपने पुरखों के राज में। जैसे आप आगे देखेंगे थोड़ा तो एक ये बागलों परिवार है, यहाँ का बड़ा मशहूर परिवार था बागला। तो उनके 5, 7, 8 मंदिर है, अभी वो जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, उनको रीपेंटिंग करवा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा करोड़ों रुपए खर्च करके वापस रिस्टोरेशन करवा रहे हैं। तो ऐसा भी है, कुछ फैमिलीज अपने जो फैमिली की हेरिटेज है उसकी देख रेख करने में भी आगे आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक इलाका, बहुत ऐतिहासिक जगह। शेखावटी में ये 3 जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू आते हैं, और इस तरीके का आर्किटेक्ट खैर राजस्थान में तो खूब देखने को मिलता है। हम जयपुर जाएंगे, हम उदयपुर जाएंगे तो राजा महाराजा, जैसलमेर, बीकानेर, जो जोधपुर, लेकिन ये सेठों की हवेलियाँ थी और ये हवेलियों की हालत थी। हमने सोचा कि इसको देखा जाए, समझा जाए, तो ये हमारी दिलचस्पी जगाने वाला विषय था। हमें लगा कि हमने देखा है तो अपने सुधी दर्शकों को भी दिखाना चाहिए। अरविंद जी मिले, उनके भाई रविंद्र जी मिले, इन्होंने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत अच्छे से सर आपने समझा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सेठों ने पहले ही लिखवा गए थे, आपके पधारने का धन्यवाद, शुक्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे है, कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं।